नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य वाले मामले पर मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इस पर कमेंट तो बहुत लोग कर रहे हैं, चर्चा भी बहुत हो रही है, लेकिन लोगों को पूरा केस नहीं पता है। लोग अपनी भावनाएं, अपने पूर्वाग्रह, अपने सोच, अपने विचारधारा के आधार पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मामले में टिप्पणियां करके हम न्याय कर रहे हैं या न्याय नहीं कर रहे हैं? और इस मामले में जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है कि कसूर किसका है। आज हम पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे कि किसका कसूर है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से, और ये लड़का प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जगह है, राजा भैया का इलाका, वहाँ का रहने वाला है। बड़ी अच्छी जोड़ी थी। एक लड़की, जब उसकी सरकारी नौकरी लगती है, 2009 में उसकी सरकारी नौकरी लगती है, 4th क्लास का एम्प्लॉय होता है, और उसी के अगले साल ज्योति मौर्य नाम की लड़की से उसकी शादी कर दी जाती है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ज्योति मौर्य को पढ़ने लिखने का शौक था और वो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी। उसका कुछ सपना था, एक स्टेटस था जो वो चाहती थी कि अचीव करे। और जिस इलाके से ये आते हैं वो इलाका इलाहाबाद के आसपास का इलाका है। इलाहाबाद से प्रतापगढ़ मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पर पढ़ लिख कर कंपटीशन निकाल कर कुछ बन जाने का एक माहौल है, और देश भर से बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आते हैं। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को जब ये बताती है कि वो आगे पढ़ाई करना चाहती है और इसका इरादा ज़िंदगी में कुछ बन जाने का है, तो आलोक, जैसा अक्सर होता है शादी के बाद लड़कियां ससुराल में आती हैं तो कई बार वो पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं, तो ये परिवार की इच्छा पे हो जाता है। भारत है, भारत में लड़की का तो अपना कोई इच्छा होती नहीं है। पहले वो बेटी होती है, फिर पत्नी बन जाती है, उसके बाद माँ बनती है, और तीनों ही स्थितियों में वो कभी अपने पिता की, कभी अपने पति की और कभी अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा कर रही होती है, उनकी आज्ञा का पालन कर रही होती है। उनकी नाह में कभी आगे कदम बढ़ाना आसान नहीं होता। उसी पुरुषवादी समाज व्यवस्था में ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के सामने अपनी इच्छा रखती हैं कि मैं पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य मैं कुछ करूँ। आलोक मौर्य अपनी पत्नी को लेकर इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद में वो एक छोटा सा घर किराए पर लेकर दोनों रहते हैं। ज्योति मौर्य पढ़ाई करती है और आलोक मौर्य अपनी नौकरी करता रहता है। वो 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आप चपरासी कह सकते हैं, आप स्वीपर कह सकते हैं, और वो जाति से सफाई कर्मी है। ऐसा एक आगे की बातचीत में आपको पता चलेगा। ये दोनों रहने लगते हैं। जाहिर बात है, जब एक व्यक्ति को पढ़ाई करनी हो, बड़ा गोल अचीव करना हो, कंपटीशन निकालना हो, तो परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला सहयोग तो ये कि आप प्रतापगढ़ से लेकर उसको यहाँ पर आकर रहना शुरू। दूसरा सहयोग ये कि आलोक मौर्य उसकी पढ़ाई में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मदद करते रहे होंगे। अगर पढ़ रही हैं तो कभी चाय बना दी, रात को जगा दिया। इस तरह के कामों में एक परिवार के लोगों की भूमिका होती है। और इसी तरह से 6 साल मेहनत करने के बाद ज्योति मौर्य का सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाता है। बड़े अच्छे नंबर आते हैं, महिलाओं में टॉप करती हैं। और जो आलोक मौर्य ने अपने इंटरव्यू में बताया, उसके बाद आलोक मौर्य के गांव में धूम मच जाती है। हर तरफ स्वागत होता है और पूरे गांव में हर्ष का वातावरण होता है। ये बात है 2016 की। जो आगे की कहानी सामने आती है, उस आगे की कहानी में ज्योति मौर्य अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और दोनों लोग बहुत अच्छी तरह से प्यार से रहते हैं। जीवन आगे बढ़ता जाता है। लड़की बन जाती है SDM, लड़का रह जाता है सफाई कर्मचारी। लेकिन पूरे 4-5 साल तक, बल्कि 6 साल की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में कभी ये संकट नहीं आया। लड़का शायद अपनी प्रोफाइल जानता था, लड़की भी जानती थी कि रिश्ते और घर महत्व होता है और साथ साथ चलते रहते हैं, और ये साथ साथ चलते रहे।
और ये क्लास 4th एम्प्लॉय जो है, इसके घर में टेंटे पेंपे होनी तब शुरू हुई जबकि इन दोनों के बीच में एक तीसरा आदमी घुस गया। गाजियाबाद में एक पंडित जी हैं, कमांडेंट हैं होमगार्ड में, और ये पता चला कि वो कमांडेंट साहब जो हैं उनका ज्योति मौर्य के साथ में कोई अफेयर शुरू हो गया है। ज्योति मौर्य के हस्बैंड आलोक मौर्य को इसके बारे में जानकारी मिलती है। आलोक मौर्य इस बारे में जब ज्योति मौर्य से बात करते हैं, ये सब प्रकाशित हुआ है और दावा है, कुछ दावा, ज़्यादातर जानकारियाँ आलोक मौर्य के हवाले से आई और वो इसको प्रकाशित करते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो है वो इनका अफेयर चल रहा है और वो एक आईपीएस अधिकारी से एक एसडीएम का अफेयर, बीच में ये 4th क्लास। तो अब यहाँ से कड़वाहट आनी शुरू होती है। जैसे जैसे आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को कुछ भी बोलते हैं वो भड़क जाती है और इस झंझट और झगड़े के बीच में आलोक मौर्य एक बहुत बड़ी गलती करता है और वो गलती ये करता है कि उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें सार्वजनिक कर देता है, जैसे कि उसके प्रेम भरे व्हाट्सएप चैट जो उसके प्रेमी के साथ में थे, और दूसरा एक डायरी जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य ऊपर की कमाई करती हैं करीब 6 लाख रुपए महीने की, जो उस डायरी में दर्ज है। इन दोनों को पब्लिक कर दिया जाता है। उसके बाद ज्योति मौर्य को जाहिर बात है नेक्स्ट लेवल पे वो उस झगड़े को ले जाती है और उसके बाद में इधर दोनों की तनातनी बढ़ती जाती है और एक वीडियो और आता है। इस वीडियो में ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को भद्दी भद्दी गालियां और जाति सूचक गालियां दे रही है। उसमें वो कह रही है कि तुम्हारे पिताजी जो है वो तो सफाई कर्मचारी हैं, वो तो ठेले वाले से भी पैसे मांग लेते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन एक लाइन कह रही है ज्योति मौर्य इस पूरे वीडियो में, अंत में आप सुन लीजिए वीडियो। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं और तेरे माँ बाप की तरह। तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोले जितना बोलना है। भंगी की औलाद है? हाँ, मैं भंगी की औलाद है, तो तो भंगी क्यों की आया औलाद बोला, है? क्यों आए भंगी के पास? भंगी पता नहीं था ना, तो अपने बाप के बोलती फिर गंद क्यों रोल पकेगा है? और तेरी माँ गंद पकेगी तो गंद सुनोगे भी। और वो लाइन है कि अगर वो कहेंगे तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप तो सुनेंगे भी। ये जो लाइन है ये बता रही है कि अभी जो स्टोरी है वो ज्योति मौर्य जब और खुलेंगी तब ये स्टोरी और सामने आएगी। अभी हमारे पास जो पूरा सीन है वो उसमें ज़्यादातर इनपुट्स आलोक मौर्य के हैं, क्योंकि आलोक मौर्य का एक और इंटरव्यू भी अभी हाल में सार्वजनिक हुआ था, ट्विटर वगैरह पे आया था। उस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं, मैं आपको सुनवा देता हूं पहले, उसके बाद इस पर आगे बात करेंगे। पूरा मामला सर, इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इस इंटरव्यू में आलोक मौर्य कह रहे हैं कि वो मुझे मरवा देना चाहती हैं। अब एक चीज़ लोगों के दिमाग में बार बार आती है कि एक पावरफुल आईपीएस अफसर, एक एसडीएम और कहाँ एक चपरासी। तो ये आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके लिए जीवन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और हो सकता है इसी वजह से ये आदमी पब्लिक के सामने आया हो। अब सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई उसने अपनी बीवी को एसडीएम बना दिया और उसके बाद वो उनको बेवफा छोड़ के चली गई, ऊंची जाति का उसको आदमी मिल गया, उससे वो शादी करने जा रही है। जबकि स्थितियां कुछ और हैं।
स्थितियां ये हैं कि भाई ठीक है, एक परिवार में उसने उसकी मदद की पढ़ने में, जाहिर बात है उसने बहुत सारा कर्ज भी लिया, दूसरे शहर में रहने के लिए गया, वो सारे काम किए और एक बड़ा सहयोग उस व्यक्ति का था जिसके बगैर इस अचीवमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वो एक क्रैक कर लेती एग्ज़ाम। मेरे ख्याल से वो एसएससी का एग्ज़ाम जो होता है और वो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर उसने क्रैक किया है और उसको समय मिला है और ये लोग आके इलाहाबाद रहे हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे थे और आलोक मौर्य काफ़ी सहयोग कर रहा था उसको एसडीएम बनने में। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हमको भी बना दो, अगर ऐसे ही एसडीएम बनाने की चाबी है तो हमको बना के दिखा दो। निश्चित तौर पे वो लड़की अपनी मेधा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर और बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात भारत में जिस तरह का एक संरक्षण है उसके दम पर और एक उसके अपना एक जुनून था, उसके दम पर ही वो अधिकारी बनी है। लेकिन जो सहयोग उसको उसके पति से मिला, हमारे भारतीय समाज में आम तौर पे ससुराल से इस तरह के सहयोग की कहानियां कम ही मिलती हैं। बहुत सारी लड़कियों के केसेस में ये होता है कि उनके पास में एडमिट कार्ड रखा होता है, उनको एग्ज़ाम के लिए नहीं जाने देते हैं। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि लड़की ने एमएससी कर रही है, 1 साल पढ़ लिया, दूसरे साल की पढ़ाई नहीं हो पाई उसकी। आओ झाड़ू पोछे में लगो, बच्चे पैदा करो। ये हमारे देश की बेहद शर्मनाक स्थिति है, लेकिन है। तो ऐसे समाज के बीच में, और बहुत प्रगतिशील समाज भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस तबके से वो आता है, जिस क्लास से आता है, वहाँ पे कोई प्रोग्रेसिव सोच की उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वहाँ का बच्चा ऐसा करेज करे कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, कंपटीशन दिलाने के लिए लाए। उसने सामाजिक प्रताड़नाएं भी सही होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ज्योति मौर्य का इस पर कुछ और पक्ष है। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। कि भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात आप क्यों नहीं बता रहे? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बच्चों के लिए कर सकता हूँ। जब आप पहले चुका लिया, पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ। उनका कहना यह है कि पहले तो ये पर्सनल मामला है, इस पर सार्वजनिक पंचायती क्यों हो रही है। जाहिर बात है, जब एक अधिकारी बन जाते हैं तो आपके शब्द भी उसी वजन वाले होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल मामला है और मुझे जो कहना है मैं कोर्ट में कहूँगी। एक चैनल को उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। इस पर पंचायत क्यों हो रही है? एक तो उनका कहना है। दूसरा उनका आरोप यह है कि ये जो आलोक है, ये लोग 50 लाख रुपए की दहेज की राशि मांग रहे हैं और घर मांग रहे हैं कि भाई दहेज दो और मकान दो, क्योंकि तुमको हमने एसडीएम बनाया है। ये एक आरोप भी ज्योति ने लगाया। लेकिन अगर मतलब मैं कोई इस पर राय देने वाला हूँ नहीं और मुझे देना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि भाई 10 साल से आपकी रिलेशनशिप बढ़िया चल रही थी और 10 साल आपने बढ़िया से बिताए, तब तक तो दहेज वहेज का मसला उठा नहीं। या अचानक आखिरी 2-3 साल में दहेज का मसला कैसे आ गया? अब एक और कांड हो गया है। जो कमांडेंट साहब थे, इनके साथ में जानबूझ के उनका मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि क्यों ज़्यादा इनका नाम तो आ चुका है, किसी तीसरे चौथे का नाम मैं क्यों बीच में डालूं। कमांडेंट साहब जो हैं उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई और ज्योति मौर्य के खिलाफ भी, क्योंकि ये बैड कंडक्टर सर्विस ऑर्डर के हिसाब से कि आप ओयो होटल में जाएं, कहीं जाएं, वो जाएं। अब वो चीज़ें जो आई हैं सामने, उसके बाद में 1 हफ्ते में उस जांच की रिपोर्ट आनी थी। लेकिन हुआ ये है कि वो जो श्रीमान जी थे, जो तीसरा जी थे, उन तीसरा जी का हो गया तबादला। तो अब वो रिपोर्ट आएगी और हफ्ते भर बाद में, तो अभी तक नहीं आई है। अब तीसरे जी की श्रीमती जी भी आ गई हैं और तीसरे जी की श्रीमती जी का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी बाजार में आ गया है। वो भी परेशान है कि उनका घर उजड़ रहा है, उनकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। और भारत में जब घर उजड़ता है तो कोई पति को दोष नहीं देगा, वो जो तीसरी आ गई है उसको दोष दिया जाता है। यहाँ पे आप एक रोचक स्थिति देखिए समाज की। आलोक मौर्य का घर उजड़ा तो वो अपनी पत्नी को दोष दे रहे हैं, तीसरे को नहीं दे रहे हैं। और जो उनके साथ पार्टनर इन्वॉल्व है, उसकी पत्नी
इस तीसरी को दोष दे रही है, अपने पति को दोष नहीं दे रही। यानी हर हाल में, सारी परिस्थितियों में औरतों को ही दोषी ठहराया जाता है। ये हमारे समाज की बीमारी है। और इस पूरी बहस के बीच में एक चीज़ और निकल के आ रही है कि ज्योति मौर्य अगर पुरुष होती तो क्या होता। तो लोग बहुत सारे उदाहरण रख रहे हैं, बड़े बड़े नेता जिनकी एक पत्नी गांव में रहती थी, वो यहाँ शहर में दूसरी रह लेते हैं, दूसरी पत्नी रख लेते थे कि साहब हमारा स्टेटस के हिसाब से तो भाई ज्योति मौर्य का भी तो स्टेटस है। तो क्या इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं? क्या इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बहुत सारे अधिकारी या अधिकारियों से नेताओं में बदल गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण हैं हमारी जानकारी में, जिनकी शादी एक पहले से हो चुकी है। वो शहर में आते हैं, बड़े आदमी बनते हैं और उनको एक और लड़की, और वो उसके केस में भी ये होता है कि वो उनको एक जो सवर्ण महिला होती है, SC ST के व्यक्ति को सवर्ण महिला पसंद आती है, इस SC ST की महिला को सवर्ण पुरुष पसंद आया है। यानी जातिवाद और जातिगत श्रेष्ठता दोनों के ही दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि ये समाज की बुराई है। ये किसी एक जाति या धर्म की बुराई नहीं है, ये समाज की बुराई है। तो ये जो सवाल उठता है इतना बड़ा कि भाई आपने जाति के आधार पर या अपने सामाजिक रुतबे को बढ़ने पर आपने दूसरा पार्टनर बना लिया। अब बात आती है एक और, कॉमन सिविल कोड लंबे समय से एक चला आ रहा था मुद्दा, उसका नाम बदल के अब यूनिवर्सल सिविल कोड हो गया, UCC। मोदी जी ने एक फुंतरू छोड़ दिया कि भैया UCC लाएंगे हम, और UCC में का विरोध कर रहे हैं लोग। और भाई विरोध, अभी तो कोई आया ही नहीं विरोध में सामने। भाई लोग ये कह रहे हैं कि तुम पहले ये बताओ तुम UCC में लाओगे क्या, क्योंकि ये बड़ा संकट है। अब लोग कहते हैं कि 4 शादियां होती हैं, भैया हम उनकी 4 शादियां रोक देंगे। जैसे कश्मीर में ससुराल वाला मामला था, भैया 4 शादियां कौन कर रहा है ये पता करो। अब इस केस में तो जितने भी मामले सामने आ रहे हैं सब तो दूसरी शादी के आ रहे हैं। वो भी अपने परिवार को रखे हुए हैं, ये भी अपने परिवार को रखे हुए, परिवार के बाहर भी कुछ रख रहे हैं। और जो चैट वायरल हुआ है उसमें ये पता चला है कि आलोक मौर्य को छोड़कर मैडम शायद उस दूसरे व्यक्ति के साथ में वैवाहिक संबंध बनाने की बातें कर रही थी, ऐसा इसमें कहा गया है। ये कितने सच्चे हैं इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूं, वरना आपसे कहूंगा कि इसको आप सच माने। लेकिन ये है मार्केट में, ये पब्लिक डोमेन में है, ये सब जगह पब्लिश हो रहे हैं, ये ट्विटर पे है, ये मीडिया में बहुत जगह पे इसको रिपोर्ट किया गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अब जांच में ये भी हो सकता है कि ये फर्जी पाए जाएं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता दावे से, लेकिन मैं आपको ये बताना भी नहीं चाहता हूँ कि भाई ये फर्जी नहीं है और बाद में मुझे ये अफसोस हो कि भाई मैंने गलत जानकारी को सही कहकर दे दिया। खैर, तो अब जो है ये UCC में अब ये सारे मुसलमान ही नहीं है, ये तो 2-2 3-3 शादी जो करने वाले हैं, तो इसमें तो धर्म कहीं आया नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले में ज्योति मौर्य केस में बहुत सारे विमर्श हैं। एक लड़की अगर एक समय के बाद में अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहती है, कुछ बदलना चाहती है, उसकी चॉइस है, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। उसको विधिवत रास्ते अपनाकर जहां वह अदालत से जो भी सेपरेशन है वो करके और आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। भाई आलोक मौर्य की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें बनी रहेंगी। आलोक मौर्य के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, सही हुआ है, इस पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन इसके आधार पर हम उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते। ये ठीक वैसे ही हो जाएगा, वो जिल्टेड लवर होते हैं ना, ब्लेडबाज, किसी ने तेजाब डाल दिया, क्यों डाल दिया, ब्रेकअप हो गया था जी लड़की का। आप किसी के जीवन एक ही मिलता है, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो। सिद्धांततः किसी के भी जीवन को आप अवरुद्ध नहीं कर सकते, उसको कानून के दायरे में रहकर जीवन के रास्ते चुनने का अधिकार है। लेकिन उस व्यक्ति को भी अपने जीवन के रास्ते चुनते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ कानून नहीं होती है, कानून से भी बड़ी चीज़ होती है नैतिकता। सही और गलत को दिमाग में रखकर फैसले लेने चाहिए। बहरहाल मामला अभी कोर्ट में जाने वाला है। ये मामला हरासमेंट का है, ये मामला दहेज का है, ये मामला हत्या करने की साजिश का है या क्या है, ये बाद में पता चलेगा। और इन दोनों की नौकरी बचती है कि नहीं बचती है ये भी बाद में पता चलेगा कि वहाँ पे योगी जी के पास मामला गया है, योगी जी के पास से मामले की जांच आई है। योगी जी का सोचने का पैटर्न, तरीका, उस सरकार की जो सोच है वो परंपरागत हिंदूवादी सोच है।
अब ये आधुनिक जिसको कहते हैं कि कानून के हिसाब से इसकी व्याख्या होती है या किस तरह से व्याख्या होती है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल घर की लड़ाई जब सड़क पर आती है तो ऐसे ही बेइज्जतियों के अंबार लगते हैं। जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि वॉशिंग डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, इनके केस में वही हो रहा है। जो घर के अंदर बैठकर कहीं काउंसलिंग में बैठकर जिस मसले को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए थी वो पब्लिक में आ गया। उसकी वजह शायद ये भी है कि आलोक को लगा कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़े लोग हैं, कहीं मुझे मरवा ना दें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिली होगी। और हम अगर ये निष्कर्ष निकालना चाहें कि किसकी गलती है तो ये निकालने का अधिकार कम से कम मुझे नहीं है, ये निकालने का अधिकार आपको है। आप इस पूरी कहानी को जानकर अब जो चाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगला जब कोई कमेंट कहीं पे करेंगे या कहीं पे आप इसको ट्वीट करेंगे तो आपको जानकारी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।